चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो मॉडर्न एम्पायर था वो काफ़ी प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, लेकिन जो इन प्रोविंसेस को कंट्रोल करता था, यानी मेन जो पावर था वो सेंट्रल के पास था, सेंटर के पास था। तो सेंटर में कौन होता था? सेंटर में होता था किंग। ठीक है, एंड ही वॉज असिस्टेड बाय मंत्री परिषद। तो उनकी किंग की मदद करते थे डिसीजन मेकिंग में कौन? मंत्री परिषद, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये था सेंटर। तो सेंटर में तो ये था, लेकिन ये डिफरेंट प्रोविंसेस में, इतना बड़ा एम्पायर था तो इसको एक सेंटर से सिर्फ कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे। ईच टोटल 5 प्रोविंसेस में मॉडर्न एम्पायर डिवाइडेड था। ठीक है, और ईच प्रोविंस का एक अपना गवर्नर होता था। ठीक है, लेकिन ये सारे गवर्नर्स जो होते थे वो किसको रिपोर्ट करते थे? किंग को। तो मेन डिसीजन मेकिंग जो भी होता था, जो भी लॉ मेकिंग होता था, जो भी टैक्स कलेक्शन होता था, वो सेंटर कंट्रोल करता था। ठीक है, और गवर्नर्स जितने भी रहते थे ये 5 वो रिपोर्ट करते थे किसको? किंग को। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप समझ गए होंगे अब। तो अब हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद, जो हमने पढ़ा किंग को जो असिस्ट करते थे वो किन लोगों से बने होते थे, तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होता था। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेंबर था, जो सबसे पहले मेंबर थे वो थे युवराज। ठीक है, तो जो भी मॉडर्न एम्पायर के क्राउन प्रिंस होते थे वो भी मंत्री परिषद का एक मेंबर होते थे। ठीक है, तो वो भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते थे। सेकंड आते हैं हम लोग जो थे वो थे पुरोहित। तो पुरोहित यानी हेड प्रीस्ट जो होते हैं। ठीक है, तो यानी हम देख सकते हैं कि रिलीजन को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ठीक है, पब्लिक के रिलीजियस बिलीफ्स को। थर्ड थे सेनापति, यानी आर्मी के जो चीफ होते थे। तो सेनापति को भी एक मेंबर बनाया गया था मंत्री परिषद में इन डिसीजन मेकिंग। तो ये देखा जा सकता है कि हर एस्पेक्ट के लोग थे। ठीक है, इसके अलावा अदर मिनिस्टर्स रहते थे, यानी अदर मिनिस्टर्स मतलब क्या? जैसे कि रेवेन्यू मिनिस्टर्स हो सकते हैं कोष के, या फिर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो ये होते थे। तो इन सबको मिलाकर बनता था हमारा मंत्री परिषद, और ये मंत्री परिषद किसको असिस्ट करता था? किंग को। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो ये 5 प्रोविंसेस हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन कौन प्रोविंस थे, क्योंकि इनसे भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविंस आप देख सकते हैं कौन सा है? उत्तर पथा। ठीक है, उत्तर पथा यानी सिंपल नॉर्थ में है, और इसका कैपिटल क्या था? तक्षशिला। ठीक है, तो तक्षशिला आपने देखा ही था, करेंटली ये पाकिस्तान में है। तो मेन जो नॉर्दर्न कश्मीर पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान की रीजन था वो था उत्तर पथा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है दक्षिण पथा। तो दक्षिण पथा कैपिटल क्या था? सुवर्णगिरी। ठीक है, ये हम सब प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं जो 5 प्रोविंसेस में मॉडर्न एम्पायर डिवाइडेड था। तो ईच प्रोविंस काफ़ी बड़ा था, तो उनका एक कैपिटल होता था। ठीक है, थर्ड जो हम देख रहे हैं वो है अवंती क्षेत्र। ठीक है, और ये वेस्टर्न पार्ट आप कह सकते हैं। तो अवंती क्षेत्र करेंटली जो मालवा एरिया है। तो हमने पहले ही पढ़ा था अवंती का कैपिटल उज्जैन, जब ये महाजनपदा हुआ करता था तो अवंती क्षेत्र का कैपिटल भी उज्जैन था। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रोविंस कलिंगा। तो कलिंगा जो ये था मौर्यन एम्पायर का पार्ट तब बना था जब अशोका ने कलिंगा वध जीता था, उसके बाद से 261 BC के बाद से, और इसका कैपिटल क्या था? ऑब्वियसली तोशाली। ठीक है, और जो फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस था वो था प्राची, यानी जो सेंट्रल प्रोविंस था, सेंट्रल और ईस्ट, और इसका कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा जो था इस प्रोविंस का कैपिटल तो था ही, इसके अलावा पूरा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरा मॉडर्न एम्पायर का भी कैपिटल था, एक सेंट्रल कैपिटल था। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस था। ठीक है, तो ये थे 5 प्रोविंसेस ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। अब हम लोग प्रोविंसेस के बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रेवेन्यू के बारे में। तो अगर रेवेन्यू कलेक्शन को हम लोग बांट देते हैं टोटल 3 पार्ट्स में, तो रेवेन्यू को बांटा जा सकता है। सबसे फर्स्ट पार्ट जो होगा वो था एग्रीकल्चरल रेवेन्यू, जो कि होता था 1/4 या फिर 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द लैंड। तो ठीक है, जो अगर ज़्यादा उपजाऊ लैंड है तो उसमें 1/4 होगा, लेस फर्टाइल लैंड है तो 1/6 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, और जो सेकेंड होता था वो था वाटर टैक्स। तो वाटर टैक्स ऑब्वियसली इरिगेशन से होता था, जो इरिगेट करता था, इरिगेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता था? गवर्नमेंट का, तो उसके बेसिस पर वाटर टैक्स कलेक्शन होता था। ठीक है, और थर्ड जो था वो फाइनल टोल टैक्स। तो टोल टैक्स क्या होता था? जो बाहर के लोग आके प्रोडक्ट्स बेचते थे इनके टेरिटरी में, तो उनको टोल टैक्स देना पड़ता था, टैक्स टू सेल गुड्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो ये 3 मेनली टैक्स एग्जिस्ट करते थे मॉडर्न टाइम में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो हमने रेवेन्यू पढ़ लिया, हमने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं सप्तांग क्या होता था।
तो सप्त अंग से बना है सप्तांग, तो इसका मतलब क्या हुआ 7 पार्ट्स। तो 7 पार्ट्स किसकी बात कर रहे हैं, तो स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी टेरिटरी की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है 7 पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, तो ये अर्थशास्त्र में लिखा है। तो चाणक्य ने स्टेट यानी टेरिटरी को टोटल 7 हिस्सों में बांटा है, 7 डिफरेंट एरियाज में बांटा है, ताकि वो एडमिनिस्टर किया जा सके। ठीक है, एडमिनिस्टर किया जा सके मतलब इन सब का, ये 7 अंग है जो कि स्टेट के हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, हर एक अंग का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट अंग है वो कौन सा हो सकता है, तो ऑब्वियसली राजा यानी किंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है दुर्ग यानी फोर्ट। ठीक है, जो फोर्ट होता है, जो पैलेस होता है। थर्ड आता है जनपद। जनपद मतलब यहाँ पे होता है टेरिटरी। टेरिटरी मतलब जो भी रीजन है जिस पे आप रूल कर रहे हैं वो होता है इस केस में जनपद। ठीक है, जो चौथा अंग है वो है अमात्य। अमात्य मतलब सेक्रेटरीज। तो सेक्रेटरीज मतलब क्या है, जो डिफरेंट भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके अंदर उनके सेक्रेटरीज। ठीक है, फिफ्थ जो आता है वो है कोष। कोष यानी ट्रेजरी। और जो सिक्स्थ अंग आता है वो है आपका मित्र। मित्र यानी क्या, मित्र मतलब आपके जो भी एलाइज हैं, यानी जो पड़ोसी राज्य हैं जो कि आपके मित्र हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और जो सेवेंथ आता है वो है सेना। सेना मतलब सिंपल आर्मी। तो ये 7 अंग है, ये 7 अंग हैं जिनमें बांटा जा सकता है पूरे मौर्यन एम्पायर को। ठीक है, और ये सातों का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 7 अभिन्न अंग है स्टेट का, और स्टेट इस केस में क्या होगा, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र। तो ये आपको जानना था सप्तांग के बारे में कि सप्तांग क्या होता था। ठीक है, तो अब हम लोग मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके अलावा सप्तांग भी देख चुके हैं। तो फाइनली क्या बचता है, मॉडर्न आर्किटेक्चर और लिटरेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न आर्किटेक्चर और लिटरेचर में लिटरेचर को पढ़ लेते हैं। लिटरेचर को मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि सिर्फ 2 ही लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। एक है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य और दूसरा है मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे उनके द्वारा लिखा हुआ इंडिका। लेकिन मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए आपको एकदम रट जाना है इसे, इसलिए मैं ये बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से एक बार लिटरेरी वर्क को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र लिखा गया है किनके द्वारा, लिखा गया है हमारे फेमस चाणक्य द्वारा, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका असली नाम क्या था चाणक्य का, तो इनका असली नाम था विष्णुगुप्ता। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है CCGL में, इसलिए आपको रट जाना है ये नाम विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का असली नाम था और इन्होंने ही लिखा है अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, तो ये थे फर्स्ट बुक। सेकंड बुक क्या है, इंडिका, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में। ठीक है, और इसे किसने लिखा है, मेगास्थनीस ने। तो मेगास्थनीस कौन थे, मैंने ये भी बताया था कि वो ग्रीक एम्बेसडर थे जिसे भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर गवर्नर था अलेक्जेंडर का, जो कि अलेक्जेंडर के वापस जाने के बाद जो कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को एज अ गवर्नर रूल करता था, जिसे फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, और फिर उनके एरिया को मौर्यन एम्पायर में ले लिया था। तो ऑब्वियसली किसके टाइम में लिखा गया ये किताब, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ठीक है, और ये एम्बेसडर भी इन्हीं के टाइम में आए थे। तो ये 2 बुक आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो आर्किटेक्चर काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है जिनके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, जैसे अशोकन पिलर, तो ऑब्वियसली अशोका के टाइम में ही बना होगा अशोकन पिलर। तो इसके अलावा कुछ मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट और ऐसे आर्किटेक्चर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। इवन SSC नहीं, UPSC में भी इनके आर्किटेक्चर रिपीट हुए हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो आता है वो है कार्व्ड एलिफेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्व्ड एलिफेंट एट धौली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हाथी का कार्विंग किया हुआ है धौली में। ये क्वेश्चन मतलब स्टार मार लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आया है SSC, CGL और UPSC। ठीक है, कार्व्ड एलिफेंट एट धौली। इसके अलावा कई और जगह तोशाली इसाली में भी है, तो वो भी आपको याद रखना है, लेकिन कार्व्ड एलिफेंट धौली तो बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा सांची स्तूपा तो बिल्कुल ही फेमस है, आप सब जानते होंगे सांची स्तूपा। तो ये कब बना है, ऑब्वियसली मौर्यन के टाइम में बना है। इसके अलावा 4 लायन कैपिटल, हमारे जो नेशनल एम्बलम में आप देख सकते हैं,
तो आप इसे जानते ही होंगे ये कब बना है, मौर्यन एम्पायर में बना है और स्पेशली अशोका के टाइम में बना है, ठीक है। और इसके अलावा 1 लैंड कैपिटल, 4 लैंड कैपिटल तो आपने देखा ही होगा। इसके अलावा 1 लैंड कैपिटल भी होता है जिसमें सिर्फ एक शेयर होता है, आपने ये भी देखा होगा। तो ये भी मौर्यन एम्पायर के टाइम ही बना था, ठीक है। और इसके अलावा 1 बुल कैपिटल, तो ये सारे जो 4 लैंड कैपिटल, 1 लैंड कैपिटल, बुल कैपिटल, ये सब देख रहे हैं, ये सारे कई डिफरेंट एरियाज में रहते थे, एक जगह नहीं। रामपुरवा में रहते थे, सांची में रहते थे, बहुत ही जगह थे ऐसे जहाँ पे ये पाए जाते थे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं था। इसमें जो 4 लैंड कैपिटल है वो हम लोग का नेशनल एम्ब्लम है, ठीक है। और ये सारे मैक्सिमम किस एरिया किस टाइम में बने हैं, वो अशोका के टाइम में बने हैं, ठीक है। क्योंकि अशोका ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए काफ़ी ये सब बनवाए थे, स्तूपास, काफ़ी स्तूपास बनवाए थे। इसके अलावा कैपिटल, रॉक एडिक्ट्स, ये सब भी काफ़ी बनवाए थे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखना है, कौन सा, वो था चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ रूल करते थे, तो पाटलिपुत्रा में रूल करते थे, मतलब उनका कैपिटल पाटलिपुत्रा था। तो उनका पैलेस ऑब्वियसली कहाँ होगा, पाटलिपुत्रा, यानी करेंटली पटना, ठीक है, नियर पटना आप कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स भी थे, ठीक है। तो उनमें मैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट्स जो थे वो अशोका ने बनवाए थे, ठीक है। तो टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे। इसके अलावा 7 पिलर एडिक्ट्स थे और इसके अलावा बहुत सारे माइनर एडिक्ट्स भी थे, ठीक है। लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना ये याद रखना है, रॉक एडिक्ट नंबर 13, क्योंकि इसमें कलिंगा वॉर के हॉरर्स के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर